नमस्कार प्यारे दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं इंग्लिश का एक चैप्टर है ईडियम फ्रेज। थोड़े से क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर अगली वीडियो में करेंगे। देखिए, सबसे पहली हमारी ईडियम फ्रेज होती है तो हम लेते हैं एक छोटे से ईडियम है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये सुन लीजिए, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़े के सामने गाड़ी को रखना। इधर देखिए, मैंने इमेज बना दी है, इधर लिखा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मान के चलो रियल पोजीशन ये होती है, घोड़ा गाड़ी को इस तरह से खींचता है, लेकिन इस ईडियम में लिखा क्या है? घोड़े के सामने गाड़ी को रखना। पुट द कार्ट, कार्ट होता है घोड़ा, गाड़ी को बोलते हैं कार्ट। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो ये हुआ कि ये ईडियम बोल रही है कि इस तरीके से घोड़े को रखना। तो ये तुम्हें पता लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन होना इस तरह से चाहिए। इसका अर्थ क्या है? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़े के सामने गाड़ी को रखना। ये ईडियम ऐसा बोल रही है कि इस तरह से घोड़े को ऐसे रखना है गाड़ी के सामने, लेकिन रखी कैसे जाती है? इस तरह से। तो ये गलत हो रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है इसमें। तो इसको बोलेंगे डू द थिंग इन द रॉन्ग वे। इसको क्या बोलेंगे? डू द थिंग इन द रॉन्ग वे, या फिर बोल सकते हैं दूसरी भाषा में ट्रैकल थिंग इन द रॉन्ग वे। बात समझने में आती है? मैं यहाँ लिख दूं, या फिर मैं ऐसे बोल दूं, गलत या उल्टे क्रम में काम करना। हिंदी में बोले तो गलत या उल्टे क्रम में काम करना। मैं यहाँ लिख दूं डू द थिंग इन द रॉन्ग वे, दिखाई दे रहा है? इधर लिख दूं मैं डू द थिंग इन द रॉन्ग वे। ये हुआ डू द थिंग इन द रॉन्ग वे, मतलब किसी काम को गलत दिशा में करना। ये ईडियम है, इसका अर्थ क्या होता है? डू द थिंग इन द रॉन्ग वे, या बोले तो ट्रैकल थिंग इन द रॉन्ग वे। बात समझने में आई? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या होता है? डू द थिंग इन द रॉन्ग वे। यदि हिंदी में बोले तो किसी काम को गलत या उल्टे क्रम में करना। ठीक है, बात समझ में आती है? अच्छा, इसको कई बार ऐसे भी बोल देते हैं ट्रैकल थिंग इन द रॉन्ग वे, ट्रैकल थिंक भी बोल देते हैं। वो आप ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे। ट्रैकल थिंक इन द रॉन्ग वे। इन दोनों का अर्थ सेम ही होता है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है डू द थिंग इन द रॉन्ग वे, ट्रैकल थिंग इन द रॉन्ग वे। ठीक है, मैंने ये बता दिया कि घोड़ा गाड़ी इस तरीके से होती है, लेकिन ईडियम में कहा गया घोड़ा गाड़ी इस तरह से दी गई है, मतलब घोड़े के सामने गाड़ी को रखा। ठीक है, मैं मानता हूँ आपके समझने में आ गया। अब दूसरा ईडियम मैं लिखता हूँ, इसे साफ कर दूं। इधर देखिए, दूसरा ईडियम हम लेते हैं ए फिश आउट ऑफ वाटर। ये दूसरा ईडियम है, ए फिश आउट ऑफ वाटर। ये ईडियम है, इसका अर्थ होता है इस वाले ईडियम का ए पर्सन हु फील्स अनकंफर्टेबल। ए पर्सन हु फील्स अनकंफर्टेबल। मैं यहाँ लिख दूं ए पर्सन हु फील्स ए पर्सन हु फील्स अनकंफर्टेबल ए फिश आउट ऑफ वाटर। इसको ऐसे याद रखिए, यदि मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो अनकंफर्टेबल महसूस करती है, वो असुविधाजनक महसूस करती है। इसका हिंदी में बोले तो ए पर्सन हु फील्स अनकंफर्टेबल। इसका एक शब्द और आता है अवेकर्ड, ए डब्ल्यू ए KWARD, ये होता है अवेकर्ड।
AWK, ये नहीं होता इसमें, AWK WRD, AWK WARD, इसका मतलब होता है अजीब। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? अजीब। ये अनकंफर्टेबल मीन्स असुविधाजनक, इन दोनों का अर्थ सेम ही निकलता है। ऑप्शन में दोनों में से कोई भी मिल जाएगा, वो आपको अपने सेंस से, अपने विवेक से लगाना होगा। उसमें लिखा हुआ ये पर्सन हु फील्स अवेकर्ड लिखा हो सकता है, अनकंफर्टेबल लिखा हो सकता है। आप इस तरह से याद रखिए, फिश आउट ऑफ वाटर, एक मछली पानी के बाहर क्या महसूस करती है? वो अनकंफर्टेबल महसूस करती है। तो इस वाले ईडियम का अर्थ होगा ए पर्सन हु फील्स अनकंफर्टेबल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं तीसरे ईडियम की ओर। तीसरा ईडियम है बी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। बी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। ये समझने में आ रहा होगा, जैसा यहाँ लिखा है बी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच के साथ जन्म लेना। बात समझने में आ रही है? चांदी की चम्मच के साथ जन्म लेना, इसका मतलब होता है बी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। अच्छा, इधर देखिए, इसका हम अर्थ बोलें तो ये होता है बी बॉर्न अ रिच फैमिली। बी बॉर्न इन रिच फैमिली। बी बॉर्न इन रिच फैमिली। बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। ठीक है। अच्छा, इधर देखो, बी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून का मतलब क्या होता है? किसी पैसे वाले परिवार में जन्म लेना। मान लो एक छोटा बच्चा है, किसी ने छोटे बच्चे ने जन्म लिया किसी पैसे वाले आदमी के घर, तो जब उसके लिए दवाइयाँ पिलाई जाती हैं तो उसके लिए सिल्वर की चम्मच से पिलाई जाती हैं। ये जो बच्चा सिल्वर की चम्मच से दवाई पी रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि वो पैसे वाले घर में जन्मा है। उसे क्लियर पता लग रहा है कि वो पैसे वाले घर में जन्मा है। अपने पास तो डिस्पोजल भी नहीं थी, दुद्धि भी नहीं थी, सब लोगों को पता है। अगला देखेंगे, CI2I। CI2I। इधर देखो, CI2I, आंखों ही आंखों में बातें कर लेना, इशारा कर लेना, आंखों ही आंखों में मान लेना, तो इसको बोलते हैं। यदि आंखों से, कई बार आंखों से इशारा कर लेते हैं दो लोग तो वो अपनी बातें पहचान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एग्री। इसको बोलते हैं, इसका अर्थ होता है एग्री। CI2I का मतलब होता है एग्री। और इसके आपको सिनोनिम पता होगा, एग्री का असेंट होता है। अच्छा, इसके बाद आता है ए बेकर्स डजन। ए बेकर्स डजन, इधर देखो, ए बेकर्स, ए बेकर्स डजन, इसका मतलब क्या होता है? 13। ए बेकर्स डजन का मतलब होता है 13। इधर देखिए, डजन का मतलब होता तो कोई भी संख्या 12 होती है, डजन का मतलब होता है कोई भी 12 चीज को डजन बोलते हैं। लेकिन जो बेकरी वाले होते हैं वो जब कोई सामान लेते हैं तो उनका डजन 13 बन जाता है। वो हमेशा
दूसरों को लूटते हैं, तो इस वजह से लेने के टाइम पर डजन तो उनका 13 का बन जाता है और देने के समय पर 12 का बन जाता है, उनके मन में खोट रहता है, तो इस वजह से बोलते हैं बेकर्स डजन को बोलते हैं 13, मतलब 13 होना। ठीक है, अगला देखेंगे चीक बाई जॉल। चीक बाई जॉल, CHEEK, चीक बाई जॉल। इधर देखिए, चीक बाई जॉल का मतलब क्या होता है। चीक बोले तो गाल, चीक बोले तो गाल और जॉल बोले तो जबड़ा। चीक बाई जॉल, चीक और जबड़ा ये दोनों कैसे हैं। चीक बाई जॉल, चीक गाल और जबड़ा दोनों क्या हैं, पास पास हैं, तो इसको बोलते हैं वेरी नियर। चीक बाई जॉल का मतलब होता है वेरी नियर। आई बात समझने में, चीक बाई जॉल। इसके बाद बोलते हैं ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। एक इसी से सम्मिलित आता है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन, देखो इधर देखो, ऑन एंड ऑन का मतलब चालू और चालू, मतलब चल ही रहा है, चल ही रहा है। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है रेगुलर, कंटिन्यूअस। बात समझ में आई, रेगुलरली इसको बोले ये हुआ रेगुलरली। ऑन एंड ऑन का मतलब ऑन है तो चालू है तो रेगुलर है, और ऑफ एंड ऑन मतलब कभी बंद हो रहा है कभी चालू हो रही है कोई चीज़, तो उसे बोलेंगे इर्रेगुलर, अनियमित। ठीक है, इसको बोलेंगे अनियमित, इर्रेगुलर। या फिर बोले तो ओकेजनली, मतलब कभी कभार, रेयर। इसको बोले तो IRREGUL, इर्रेगुलर होता है इसको। और एक शब्द और आता है, इसको बोलते हैं ओकेजनली। ओकेजनली मीन्स होता है कभी कभार। ठीक है, ये शायद तुमको दिखने में नहीं आ रहा होगा, मैं बड़ा लिख दूँ, OCCASIONALLY। ये हुआ ओकेजनली, ये हुआ इर्रेगुलर। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है इर्रेगुलर, ओकेजनली मतलब अनियमित, कभी कभार, और ऑन एंड ऑन का मतलब होता है रेगुलर, कंटिन्यूअस, हमेशा। ठीक है, अब आते हैं हम कीप अ बैक। कीप अ बैक, कीप अ बैक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई बच्चा अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसके पिताजी उसके सामने आ जाते तो वो ठीक से ऐसे यूँ पी रहा है तो सीधे यूँ ऐसे अपने पीछे ले लेता है। तो बात समझने में आ रही है, तो वो क्या कर रहा है, ऐसे पीते हुए उसको पीछे ले रहा है, तो कीप अ बैक उसको छुपा रहा है। छुपाने को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड। हाइड मीन्स छुपाना। ठीक है, और इसके तमाम शब्द हैं, हाइड है, कैमोफ्लेज है, डिस्गाइज है, तमाम शब्द हैं इंग्लिश में इसके। एक शब्द आता है, एक इडियम आता है, ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, ये हर किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलता है, इतना आता है, इतना आता है।
अब तो आने के बाद अब आना ही बंद हो गया इसका, इतना मोस्ट है ये। देखो कई बार कैलेंडर देखते हैं तो कैलेंडर में कुछ कुछ तारीखें जो रेड बनी होती हैं, बिल्कुल रेड होती हैं, सबसे अलग होती हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, वो कौन सा दिन होता है जो रेड होता है? या तो कोई संडे होगा, या कोई तीज त्यौहार होगा, कोई पूर्णिमा होगी, कोई जयंती होगी। तो मैं ये कह दूं, कोई ना कोई स्पेशल जो डे होता है उसको हम बोलते हैं रेड लेटर डे। स्पेशल जो डे होता है उसको इंग्लिश में ईडीएम में बोलते हैं रेड लेटर डे, स्पेशल डे। इसके बाद इसको बोलते हैं जैसे एन इम्पोर्टेंट डे, एक महत्वपूर्ण दिवस, एन इम्पोर्टेंट डे। एन इम्पोर्टेंट डे, ए स्पेशल डे, ए स्पेशल डे। बात समझ में आ रही है? किसी भी तरह से मिल जाएगा स्पेशल डे, ये मैंने दोबारा लिख दिया, स्पेशल डे, इम्पोर्टेंट डे, मेमोरेबल डे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।